हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 13 है। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है वो इससे पहले वाली पार्ट में अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोग प्लीज़ जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कॉस डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू ए। जब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वहाँ पे हमें y इक्वल्स टू 2 पुट करना होगा और x इक्वल्स टू 0 पुट करना होगा। ओके, हमें यहाँ पे जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या है, कॉस डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू ए। हमें क्या करना होता है, एक डी वाई वाली साइड अलग रखनी पड़ती है और एक्स वाली साइड अलग रखनी पड़ती है। वाई और एक्स के फंक्शंस दोनों के दोनों अलग अलग रहते हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक्स का फंक्शन तो नहीं है, बट यहाँ पे ए का फॉर्म चल रहा है। तो ये क्या, कॉस जो है इक्वल किधर जाएगा, तो किसमें, कॉस इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। और डी वाई जो है ये भी इक्वल के उधर जाएगा, तो यहाँ डिवाइड में है, इक्वल किधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए। अब ये डी एक्स जो है इक्वल किधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, हमारा डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में। तो डी वाई विच इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए डी एक्स। अब देखिए आप लोग, वाई की टर्म अलग हो गई, एक्स की टर्म अलग हो गई, तो इंटीग्रेट दी बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो आप लोग देखिए कॉस इनवर्स ए जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, बिकॉज ए बी इस तरीके की कोई भी टर्म होती है अल्फ़ाबेटिक फॉर्म तो वो सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि नंबरिंग और ए बी सी इस तरीके की टर्म्स जो है वो कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर आ जाती है और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए जो बची हुई टर्म है वो एज इट इज़ रहेगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या होता है, वाई, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मतलब यहाँ पे वन मल्टीप्लिकेशन में है और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एक्स। और कॉस इनवर्स ए जो बाहर था वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखा गया है, प्लस सी। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है तो वहाँ पे हमेशा प्लस सी आता है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब ये जो इक्वेशन है यहीं पे हम क्या पुट करेंगे, वैल्यू एक्स की और वाई की, जो कि क्या है 0 एंड 2 है। तो आप लोग पुट कर दीजिए, व्हेन वाई इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 0 पुट द इक्वेशन इन 1। अगर हम इसमें इक्वेशन 1 में पुट करते तो देखिए वाई की जगह पे क्या लिखना है, 1 लिखना है, तो 1, एक्स की जगह पे 0, 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस सी एज इट इज़। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 इक्वल्स टू सी। तो ये हमारी सी की वैल्यू आ गई। ये सी की वैल्यू जो है हमें इक्वेशन 1 में पुट करनी है। देन पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने पे तो सी पे हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है, वाई इक्वल्स टू एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस सी। ये जो है हमारा फाइनल जर्नल सॉल्यूशन आ रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू वाई 10x, जहाँ पे हमारी वाई की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू वाई 10x। अब यहाँ पे क्या है, हम क्या करते हैं, हमेशा y की टर्म एक साथ लिखते हैं और x की टर्म एक साथ लिखते हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद ही इंटीग्रेशन फॉर्म अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये है y की टर्म तो ये इधर साइड आएगी, और ये x की टर्म है तो ये इक्वल के इधर जाएगी। ये डिवाइड में है, इक्वल किधर जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन में आएगी। ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल किधर जाएगी तो डिवाइड में आएगी। तो देखिए डी वाई अपॉन वाई विच इज इक्वल्स टू 10x विद डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट दी अबाउ इक्वेशन। अबाउ इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम 10x को किस तरीके से लिखते हैं, 10x को हम लिखते हैं साइन x अपॉन कॉस एक्स, और 1 अपॉन वाई क्या होता है हमारा लॉग वाई, बिकॉज 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, लॉग एक्स होती है, तो बस उस x की जगह पे यहाँ पे y है। तो यहाँ पे लॉग वाई ये तो आपका परमानेंट एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे 10 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हम इसको किस में चेंज करेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे हम दो मेथड से देख सकते हैं। पहली मेथड क्या है, पहली मेथड ये है कि आप लोग देखिए फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है, बस यहाँ पे माइनस नहीं है। माइनस आने के बाद फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बिल्कुल परफेक्ट है, और फंक्शन और उसका डेरिवेटिव होता है तो उसका क्या डायरेक्टली आंसर क्या होता है, लॉग कॉस एक्स, और अब माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। एक ये पैटर्न हो गया। ठीक है, फंक्शन अगर उसके डेरिवेटिव के साथ में है तो डायरेक्टली हमारा क्या आता है, लॉग विथ अ फंक्शन। ठीक है, तो वही एक तो डायरेक्ट हमारा इस तरीके से आएगा। एक सेकेंड हमारा मेथड है कि हम क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म को किसके इक्वल मानते हैं, टी के इक्वल मांगते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, ऊपर की पूरी टर्म उसके डिफरेंशियल में आ जाती है, और वो दोनों की दोनों वैल्यूज हम इंटीग्रेशन में पुट करते हैं, जिसके कारण से डायरेक्ट सॉल्यूशन आता है। तो देखिए पहली मेथड तो मैंने आपको हर क्वेश्चन में समझाई है, इसलिए आप सेकंड मेथड पर ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, कॉस एक्स को हम मान लेते हैं टी, तो कॉस एक्स पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो यहाँ पे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 के इससे मल्टीप्लाई भी होगा तब भी यही आना है, और विद डी एक्स विच इज इक्वल्स टू टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी टी होता है। अब आप लोग देखिए डी टी विच इज इक्वल्स टू साइन
माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो ये माइनस का साइन उधर चला जाएगा, तो बाकी साइन एक्स डी एक्स जो है एज इट इज़ यहाँ पे अपर साइड में जो वैल्यूज़ है एज इट इज़ आ रहा है, तो बस इसका मतलब बिल्कुल हमारा करेक्ट है डिफरेंशियल वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बाहर लिख दिया विथ ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, डी टी के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे डी टी आएगा। और कॉस एक्स हमने किसके इक्वल माना है, टी के इक्वल माना है, दैट्स वाई यहाँ पे टी आएगा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब 1/t क्या होगा, लॉग टी, और लॉग टी की वैल्यू क्या है हमारी कॉस एक्स। 1/t जो है माइनस लॉग टी आएगी, ठीक है, माइनस लॉग टी प्लस सी, और यहाँ पे टी लॉग टी की वैल्यू क्या है, मतलब टी की वैल्यू क्या है हमारी कॉस एक्स है, तो इसलिए यहाँ पे क्या पुट हो गया, कॉस एक्स प्लस सी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल बेसिक और पैटर्न वाइज चले हम। अब आप लोग देखिए हमारे पास इंटीग्रेट करने के बाद एक फाइनल वैल्यू आ गई। अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, व्हेन y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 0 है, तब हम यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई है इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शन की, यहाँ पे हम पुट करेंगे। बट उससे पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखिए, हम लोग ये जो c है इसको log c भी लिख सकते हैं। log c इसलिए लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ पे log m माइनस log n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो कि क्या होता है log m/n। दैट्स वाई मैं यहाँ पे c की जगह पे log c लिखूंगी, जिसके कारण से ये इस पैटर्न में बिल्कुल परफेक्ट आए। और ये log m माइनस log n क्या होता है, m/n, इसलिए यहाँ पे c/cos x लिखा हुआ है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद देखिए log से log कैंसिल आउट हो जाता है, मैंने बता रखा है log से log कट जाता है। तो अब यहाँ पे क्या बच रहा है, y इक्वल्स टू c/cos x। ये जो वैल्यू है यहाँ पे हमें पुट करना है, y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 0 पुट कर लीजिए। यहाँ पे y की जगह पे 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू c/cos x की जगह पे 0 है, cos 0 जो है वो 1 होता है, दैट्स वाई यहाँ पे c/1 इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब c की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। c की वैल्यू हम फाइनल इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद फाइनल क्या आ रहा है हमारा सॉल्यूशन, y इक्वल्स टू sec x विथ, जहाँ पे हमारा y जो है, देखिए जब हमने यहाँ पे c की जगह पे 1 पुट किया तो क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू 1/cos x, और 1/cos x क्या होता है, sec x होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल्स टू sec x। ये जो है हमारी फाइनल जर्नल सॉल्यूशन है। आई होप आपको यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। जो हमारे कर्व जो है वो पास हो रहे हैं दो पॉइंट से 0 एंड 0, एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स। वाई डैश का मीन्स होता है dy/dx, तो dy/dx विच इज इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और y की टर्म्स को अलग अलग कर देंगे। देखिए बिकॉज यहाँ पे भी साफ साफ जर्नल सॉल्यूशन के बारे में ही पूछा गया है, तो दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज भी दी हुई हैं जो कि हमें एट द लास्ट पुट करनी होगी। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि ये जर्नल सॉल्यूशन है बिकॉज यहाँ पे पॉइंटिंग वैल्यूज दी हुई है। dy/dx विच इज इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की टर्म अलग करेंगे और x की टर्म अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो dx है ये इक्वल किधर जाएगा, बिकॉज ये x की टर्म में है। तो देखिए आप लोग, देखिए अब हमारे पास dy की और dx की टर्म, मतलब x और y की टर्म अलग अलग हो गई है। अब अलग होने के बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट दी अबाउ इक्वेशन। जो ऊपर हमारे पास सेपरेटली इक्वेशन आ चुकी है x और y की टर्म में, उसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। तो आप लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ dy विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे। तो आप यहाँ पे इक्वेशन 1 एज्यूम कर लें। इसके बाद यहाँ पे पैटर्न यूज होगा आई लेट करके, ठीक है। ये एक पैटर्न होता है इंटीग्रेशन में, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझा दिया गया है, तो आई होप आप लोगों को अब यहाँ पे कोई डाउट ना हो। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखें, एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो सबसे लास्ट में है, और उससे पहले जो टर्म है वो क्या है, इंटीग्रेशन टर्म है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले हमारी कौन सी टर्म आएगी, साइन एक्स, उसके बाद आएगी हमारी एक्सपोनेंशियल टर्म। बिकॉज अकॉर्डिंग टू आई लेट फॉर्म यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो सबसे लास्ट है, दैट्स वाई ये सेकंड फॉर्म होगी, और इससे पहले आ जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टर्म, इसलिए यहाँ पे साइन एक्स रहेगा, ठीक है। साइन एक्स जो है वो हमारी फर्स्ट टर्म होगी और एक्सपोनेंशियल टर्म हमारी सेकंड टर्म होगी अकॉर्डिंग टू आई लेट फॉर्म। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इस पूरी की पूरी टर्म को हम आई एज्यूम कर लेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या होता है, वाई होता है, और ये पूरी की पूरी टर्म मैंने आई एज्यूम कर ली। आई होप यहाँ तक कोई डाउट ना हो। इसके बाद आप लोग देखिए, इसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे क्या लगे, अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, ये प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट मेथड यूज होगी। तो देखिए आप लोग,
y इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लोग देखिए प्रोडक्ट मेथड यूज होगी तो साइन एक्स बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले डिफरेंशिएशन होगा किसका, साइन एक्स का, देन इंटीग्रेशन होगा ई एक्स डी एक्स का और फिर पूरे का इंटीग्रेशन होगा। ये होती है हमारी प्रोडक्ट मेथड। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा बिकॉज इंटीग्रेशन में मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है। ओके, तो y इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स माइनस, अब यहाँ पे देखिए क्योंकि इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो वो एज इट इज़ रहता है, इसलिए ई एक्स साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा, इसलिए यहाँ पे ई एक्स साइन एक्स आ गया माइनस। अब आप लोग देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है और इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ही रहेगा एज इट इज़। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए एक्सपोनेंशियल टर्म का, चाहे डिफरेंशिएशन हो वो एज इट इज़ ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे फिर से वही पैटर्न यूज़ हो रहा है, क्या आईलेट वाला, यहाँ पे फिर से एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो सेकंड एज्यूम होगी और यहाँ पे टिग्नोमेट्रिक टर्म जो है वो फर्स्ट रहेगी अकॉर्डिंग टू आईलेट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिर प्रोडक्ट फॉर्म के पैटर्न में बन रहा है तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट फॉर्म अप्लाई होगा। तो देखिए y इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स एज इट इज माइनस, अब यहाँ पे क्या है, पहले क्या आता है हमारा cos x बाहर रहता है, इंटीग्रेशन होता है ई एक्स डी एक्स का माइनस इंटीग्रेशन विद अ डिफरेंशियल फॉर्म cos x विथ इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स और पूरे का इंटीग्रेशन होगा जब इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बिकॉज सब में प्रोडक्ट फॉर्म अप्लाई हो रहा है। y इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही रहेगा, cos x जो है वो एज इट इज़ डी एक्स, यहाँ तक की टर्म जो है वो पिछले वाली की टर्म जैसा बिल्कुल सिमिलर है, प्लस अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x, माइनस का साइन x ऑलरेडी और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का साइन x और यहाँ पे ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स एज इट इज़ और इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा। अब आप लोग फिर से देखिए यहाँ पे फिर से क्या अप्लाई होगा, यहाँ पे फिर से एक्सपोनेंशियल टर्म सेकंड हो जाएगी और ये टर्म फर्स्ट हो जाएगी, तो ये फिर से पूरी की पूरी टर्म का हमारा फिर से प्रोडक्ट फॉर्म या प्रोडक्ट मेथड यूज़ होगा। बट एक चीज़ आप लोग और ध्यान से देखिए, ये जो हमारी ई एक्स साइन एक्स वाली जो टर्म है क्या वो सिमिलर आ रही है यहाँ पे ई एक्स साइन एक्स डी वाई के इक्वल, बिकॉज यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई है जो कि किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स के, और यहाँ पे भी जो टर्म है पहले मतलब सेपरेटली हम अगर इसको जमा के लिखते हैं तो वो क्या आ रहा है, ई एक्स साइन एक्स भी हम लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे कोई भी चेंजेस अगर हमें करने हैं तो हम कर सकते हैं बिकॉज ये तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, चाहे आप आगे एक्स वाई लिखें या वाई एक्स लिखें चीज़ तो सेम ही है। तो हमको जो क्वेश्चन में हमारे पास जो हमने अप्लाई करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली है वो डी वाई इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स है, और यहाँ पे हमारी जो सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आ रही है वो साइन एक्स ई एक्स है, तो हम इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा, ई एक्स साइन एक्स। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई की इक्वल है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई लिखेंगे, बाकी पूरी टर्म जो है वो एज इट इज चल रही है, y इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स माइनस ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई। ये कहाँ से आया है, फ्रॉम द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से ये वाली जो पूरी टर्म है ये किस में चेंज हो जाएगी, डी वाई में। और ये बच्चे पूछेंगे मैम माइनस का साइन कहाँ से आया, माइनस का साइन ये देखिए यहाँ पे ये माइनस का साइन था और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज थी, ब्रैकेट ओपन हुई तो ये माइनस का साइन जो है वो दोनों साइड आया है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या होता है, हमारा y ही होता है, तो y इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स माइनस ई एक्स कॉस एक्स माइनस वाई प्लस सी। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हुआ है दैट्स वाई यहाँ पे क्या आया है, प्लस सी आ गया। अब इसके बाद देखिए ये जो y की टर्म है ये इक्वल किधर भेज देते हैं बिकॉज y सिमिलर टर्म्स रहेंगी, तो यहाँ माइनस में है इक्वल किधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो y प्लस वाई इज 2y विच इज इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल किधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस सी, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 2 में हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई थी एक्स और वाई की वो हम पुट करेंगे। ये क्वेश्चन में जो हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं, जो कि क्या है एक्स इक्वल्स टू 0 एंड वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए वाई की जगह पे हमने 0 रखा, एक्स की जगह पे भी हमने 0 रखा अपॉन 2 प्लस सी एज इट इज़। यहाँ पे हमने बस एक्स और वाई की वैल्यू पुट करी है। आफ्टर दैट 0 एज इट इज़, ई 0 जो है वो क्या होता है 1 होता है, और साइन 0 0 ही होता है, और कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, और अपॉन में 2 इसलिए -1/2। ये माइनस जो है वो यहाँ पे सेंटर वाला माइनस आया है, ठीक है। इसके बाद प्लस सी एज इट इज़। अब सी की जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारी प्लस में 1/2, बिकॉज ये माइनस में है, इक्वल किधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो सी की वैल्यू आती है हमारे पास 1/2। इसको हम क्या करेंगे पुट इन टू, इस इक्वेशन में हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू ई एक्स विथ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई
डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू एंड वाई प्लस टू। फाइंड दी सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू दी पॉइंट। यहाँ पे दो पॉइंट्स गिवन है, मतलब एक्स और वाई हमको गिवन है 1 एंड -1। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, एक्स और वाई की टर्म को सेपरेट करना होता है। तो आप लोग देखिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू एंड वाई प्लस टू। एक टर्म हमारे पास y की है, एक टर्म हमारे पास x की है, और सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, एक टर्म हमारे पास x की है और एक टर्म हमारे पास y की है। तो देखिए ये वाली y की टर्म जो है वो इक्वल की उधर, सॉरी ये x की टर्म जो है वो इक्वल की उधर जाएगी, y की टर्म तो यही रहेगी बिकॉज dy इसके साथ में ही है। तो y dy तो एज इट इज रहेगा, क्या क्या हमारे पास इक्वल की उधर जाने वाला है, dx एंड x। तो x जो है मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, और dx जो है डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। और यहाँ से कौन सी टर्म आएगी हमारे पास, y प्लस टू इक्वल की इधर आएगी, तो मल्टीप्लिकेशन में तो किस में चेंज हो जाएगी, डिवाइड में चेंज हो जाएगी। तो y अपॉन वाई प्लस टू डी वाई विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, एंड ये हमने बोला था कि मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगी तो डिवाइड में चेंज हो जाएगी, और dx जो है वो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हमने x और y को सेपरेट कर लिया है, तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेट y अपॉन वाई प्लस टू विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस टू अपॉन x। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए। तो देखिए आप लोग, जब हम लोग यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, मैंने क्या किया है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये जो इंटीग्रेशन वैल्यू था आप लोग देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ y प्लस टू। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की जो साइड है, मतलब जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है y प्लस टू, इस सिमिलर हम ऊपर साइड बनाएंगे। ऊपर साइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, y प्लस टू एंड माइनस टू, बिकॉज प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या ही बच रहा है, सिर्फ y ही बच रहा है। तो ऊपर वाली चीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम प्लस और माइनस टू करेंगे। और ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड की इमेज बिल्कुल सेम दिखनी चाहिए, मतलब बिल्कुल सेम लगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ y प्लस टू अपॉन वाई प्लस टू, सिमिलर ही है बट यहाँ पे जो इक्वेशन है वो कोई चेंज ना दिखे, इसलिए यहाँ पे -2 भी। इंटीग्रेशन अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया है तो कोई डाउट नहीं होगा, नहीं किया है तो फिर से एक बार समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है, y अपॉन वाई प्लस टू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेपरेट तो कर नहीं सकते, सेपरेट करेंगे तो क्या y प्लस टू कोई भी चीज़ कट रही है, नहीं कट रही है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की साइड में जिस तरीके से नंबरिंग या जिस तरीके से अरेंजमेंट है वैसा सेम हम ऊपर बनाएंगे। ऊपर बनाने के लिए क्या करेंगे, y प्लस टू चाहिए होगा तभी इमेज सेम दिखेगी। लेकिन ऊपर वाली इमेज में अगर हम y प्लस टू अपने मन से लिख रहे हैं तो ऐसा मन से लिखने के लिए भी एक मेथड होती है। तो यहाँ पे y प्लस टू अगर कर रहे हैं तो -2 भी करेंगे, जिसके कारण से क्या हो, अगर ये हटती भी है तो ऊपर वाली इमेज में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। दैट्स वाई हमने यहाँ पे -2 भी लिखा है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। इसको सेपरेट करेंगे तो किस तरीके से सेपरेट होगा देख लीजिए, y प्लस टू माइनस टू एंड y प्लस टू, ये इसी तरीके से सेपरेट होगा। एक इसी के साथ टर्म रहेगी, एक 2 के साथ में हमारी नीचे वाली टर्म रहेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, y प्लस टू माइनस टू अपॉन वाई प्लस टू। अब इसको ये चीज़ जो सिमिलर है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस टू वाई प्लस टू। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने सिमिलर वैल्यूज़, यहाँ तक तो मैंने अच्छे से समझा दिया है कि सिमिलर चाहिए इमेजेस, इसलिए हमने +2 एंड -2 लिखा है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे y प्लस टू एंड y प्लस टू ये सेपरेट किया, -2 के साथ में भी ये टर्म आएगी 2 अपॉन वाई प्लस टू। तो सिमिलर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, और ये टर्म जो है वो एज इट इज़ यही टर्म यहाँ पे लिखी हुई है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टू अपॉन वाई प्लस टू डी वाई विच इज़ इक्वल्स टू। अब यहाँ पे भी इसी तरीके से सेपरेट करना है। तो x को x के साथ सेपरेट कर लीजिए, प्लस 2x को 2x के साथ, 2 को x के साथ सेपरेट कर लिया, और dx एज इट इज़। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। x से x कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे भी क्या आया, 1 + 2x। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y, बिकॉज y का फॉर्म यहाँ पे चल रहा है, देखिए ना dy का फॉर्म चल रहा है, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन y होगा। y माइनस यहाँ पे 2 जो है वो एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 अपॉन वाई प्लस टू, और 1 अपॉन वाई प्लस टू मतलब लॉग y प्लस टू, बिकॉज 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, मतलब log x ही होता है इंटीग्रेशन। तो x की जगह पे क्या आया है, बस y प्लस टू। तो यहाँ पे y प्लस टू लिख गया, इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। इसके बाद आप लोग देखिए, ये वाला जो हमारा x है ये हमने इक्वल की इधर ले आया, और कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पे c के साथ ये
ये एक्स की टर्म में हमेशा जब भी इंटीग्रेशन होता है तो कांस्टेंट टर्म ऐड होती है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा बिकॉज कांस्टेंट टर्म हमेशा ही ऐड होती है। तो ये कांस्टेंट टर्म भी इक्वल किधर आएगी, यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं आया बिकॉज कांस्टेंट टर्म में आप माइनस लगाए, प्लस लगाए, डिवाइड लगाए, कोई लॉजिक नहीं रहता बिकॉज वो कांस्टेंट टर्म ही रहती है। आप चाहे तो यहाँ पे माइनस सी भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है, प्लस सी भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है बिकॉज वो एक कांस्टेंट टर्म है। तो y माइनस एक्स और बाकी पूरी की पूरी टर्म एक साथ, 2 log x प्लस 2 log y प्लस 2। देखिए ये और ये टर्म जो है एक साथ लिखी गई हैं और यहाँ पे जो हमारी बची हुई टर्म्स हैं वो क्या है, y माइनस एक्स प्लस सी। ये नेगेटिव थी तो इक्वल किधर गई, तो पॉजिटिव में चेंज हो गई, या पॉजिटिव थी तो इक्वल किधर आई, तो नेगेटिव में चेंज हो गई। ये हमारी इक्वेशन 1 है। पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -1 इन द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। हमने y की जगह पे क्या पुट करना है, -1, तो -1 माइनस एक्स प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 2 log x की जगह पे 1 लिख दिया, प्लस 2 log y की जगह पे -1 प्लस 2। ओवरऑल सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, -2 प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 2 log 1 प्लस 2 log 1। अब log 1 की वैल्यू आप लोग को पता होनी चाहिए कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसलिए यहाँ पे RHS साइड की टर्म क्या आ गई, 0 आ गई। और -2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2 आएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, y माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दी मैंने 2 विच इज इक्वल्स टू 2 log x प्लस 2 log y प्लस 2। आप लोगों को ये मतलब फॉर्मूला पता ही होगा कि log की पावर अगर log m की पावर n होती है तो क्या होता है, n log m होता है। तो इसी तरीके से इस चीज़ को हमने इस तरीके से चेंज कर दिया है। ये जो पावर है ये एक्स स्क्वायर में चेंज हो जाएगी। आप लोगों को पता होना चाहिए ये फॉर्मूला, log m की पावर n विच इज इक्वल्स टू n log m। ठीक है, तो वही यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, y माइनस एक्स प्लस 2 एज इट इज log x स्क्वायर प्लस log y प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखिए ये और ये दोनों एडिशन फॉर्म में है तो किस में चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट फॉर्म, मल्टीप्लाई में। तो y माइनस एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू log x स्क्वायर विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हमारे पास ये पूरी की पूरी जो टर्म है सिमिलर बिल्कुल। देखिए ये था हमारा इस क्वेश्चन का जर्नल सॉल्यूशन, y माइनस एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू log x स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की साइड और देखते हैं उसमें क्या गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। यहाँ पे भी दो पॉइंट्स हैं, 0 एंड -2। गिवन दैट एट एनी पॉइंट x एंड y ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल्स टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए y कोऑर्डिनेट भी है और x कोऑर्डिनेट भी है। ठीक है, देखिए टेंजेंट टू द कर्व क्या है, dy बाई डी एक्स। इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू x। इस तरह की इक्वेशन इसलिए है बिकॉज यहाँ पे लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 एंड -2। एक तो इसके पॉइंट्स गिवन है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x और y कर्व है। इसका मतलब सॉल्यूशन में x और y आएगा। तो y जो है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रहता है। देखिए दैट्स वाई हमारे पास जो फाइनल टेंजेंट इक्वेशन आएगी y dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू x। अब क्या करेंगे, x की टर्म को अलग करेंगे और y की टर्म को अलग करेंगे। तो y dy विच इज इक्वल्स टू x dx। ये हमने x और y की टर्म को सेपरेट कर लिया है। कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अगर इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। हमारे पास कर्व और x और y के कर्व है और हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात की गई है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर इक्वेशन में dy बाई डी एक्स की x और y की बात की जा रही है, इसका मतलब है dy बाई डी एक्स ही इसका कर्व है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स अगर इसका कर्व है तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ही y की टर्म रहती है और राइट हैंड साइड में हमेशा x की टर्म रहती है। इसलिए एक इसकी जर्नल इक्वेशन यही होगी, y dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू x। ये एक बेसिक पैटर्न होता है जो कि आप लोगों को पता ही होना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों को पता ही होगा बट इनको नहीं पता है, उनको बता रही हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा y की ही टर्म रहती है और राइट हैंड साइड पे x की टर्म रहती है। दैट्स वाई इसकी एक बेसिक इक्वेशन यही होती है। अब क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बिकॉज x और y सेपरेट हो गए हैं। y का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद आप लोग देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस x को इक्वल किधर लाएंगे जिसके कारण से हमारे पास c की वैल्यू आएगी
मतलब सी सेपरेट हो जाएगा, सी की वैल्यू मीन सी सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इक्वल किधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0 एंड वाई इक्वल्स टू -2, हमको गिवन पॉइंट गिवन थे कि एक्स की वैल्यू क्या है 0 है और वाई की वैल्यू -2 है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जिससे हमारी सी की वैल्यू आएगी -2 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू सी। तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो सी इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास 4 आ रही है। सी की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो क्या आएगा हमारे पास फाइनल जनरल सॉल्यूशन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये हमारी फाइनल जनरल इक्वेशन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 18 पे ध्यान दीजिए। एट एनी पॉइंट एक्स एंड वाई ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस। यहाँ पे ट्वाइस की बात की गई है। द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइंस द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट। यहाँ पे हमारी लाइन जो है वो ज्वाइन हो रही है -4 एंड -3 के पॉइंट के साथ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन दैट इट पासिस थ्रू। ये जो है लाइन ये किससे पास हो रही है -2 एंड 1 से। तो देखिए हमको क्या गिवन है, द पॉइंट आर x2 कॉमा y2 एंड y1 कॉमा x1 कॉमा y1। अब ये जो है नॉर्मल स्लोप का फॉर्म रहता है x2 कॉमा y2 एंड x1 कॉमा y1। ये यहाँ पे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा बिकॉज ये 2 पॉइंट्स हैं और हमको 2 पॉइंट गिवन भी है। अब हमारे पास जो लाइन के सेगमेंट की इक्वेशन जो हमको पता है वो क्या है, एक्स एंड वाई एंड -4 एंड -3। पहले हम यहाँ पे इसकी ट्वाइजिंग की बात करेंगे, कौन सी लाइन इसको ज्वाइन कर रही है। तो देखिए एक्स एंड वाई एंड सेकंड क्या है हमारे पास -4 एंड -3। ये क्या होगा x2 कॉमा y2 और ये जो है वो क्या होगा हमारा x1 कॉमा y1। अभी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आपने ये वाली पॉइंट क्यों नहीं ली, बिकॉज पॉइंट्स तो बच्चों ये है ना, ये क्या है पासेस थ्रू द पॉइंट। ये इक्वेशन के पॉइंट्स हैं और ये हमारे सेगमेंट के पॉइंट्स हैं, जो कि क्या है सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हैं उसके ये पॉइंट्स हैं, इसलिए हमने इसको यूज़ किया है, इसको यूज़ नहीं किया है। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है बिकॉज ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे एक्स और वाई को पुट करने पे काम आएंगे। जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ना हमारी फाइनल इक्वेशन को, तो जो इसमें पुट करते हैं पॉइंट्स वो हैं ये, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड करने के बाद ही ये पॉइंट पुट होंगे वहाँ पे, इसलिए लैंग्वेज का ध्यान ज़रूर रखिए। यहाँ पे साफ लिखा गया है फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड करने के बाद इस पॉइंट को पुट करना है। इसका मतलब हमारे सेगमेंट को ज्वाइन करने वाली लाइन या पॉइंट वो ये है, इसलिए हमने इसका यूज़ किया है। हमारी लाइन एक्स और वाई से इसको ज्वाइन कर रही है किसको, -4 एंड -3 को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा स्लोप क्या है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने पहले ही बता दिया स्लोप में कि x1 और x2 y1 एंड y2 क्या है। तो देखिए y2 की वैल्यू है y, y1 की वैल्यू है -3। सेंटर में माइनस जो है वो फॉर्मूला ही होता है, इसलिए यहाँ पे डाउट मत कीजिएगा आप। फिर यहाँ पे देखिए x2 क्या है, x है, और x1 क्या है हमारे पास -4। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y+3 अपॉन x+4। ये दोनों जो है वो हमारी इक्वेशन आ गई। अब आप लोग देखिए dy/dx विच इज इक्वल्स टू 2y+3 एंड x+4। अब आप लोग देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे मैम यहाँ पे 2 क्यों है। 2 इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे साफ साफ कि क्या है ये ट्वाइस है। मैंने आपको पहले ही बता दिया द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। टेंजेंट जो है वो लाइन सेगमेंट का ट्वाइस है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आया है हमारे पास 2 आया है। ठीक है, और dy/dx के फॉर्म में ही हमारा सॉल्यूशन चलता है, इसलिए यहाँ पे dy/dx की ये इक्वल है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, x और y की टर्म को सेपरेट कर लेंगे। तो dy/y+3 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+4 का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आप लोग देखिए 1/y+3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log y+3 विच इज इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर रहेगा। 1/x+4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x+4 एंड इंटीग्रेशन x का हो रहा है इसलिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म भी ऐड होगी, तो प्लस log c लिखे चाहे c लिखे एक ही बात है। फिर यहाँ पे देखिए log y+3 विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप लोग देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा कि log m विच इज इक्वल्स टू log m की पावर n। ये वाला फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, वही यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ये जो 2 है ये पावर में चेंज हो जाएगा बिकॉज पहले मल्टीप्लिकेशन में है, लॉग में फिर पावर में चेंज हो जाता है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, प्लस log c जो है वो एज इट इज़। अब दो टर्म्स जो है वो हमारी किस में है, एडिशन फॉर्म में है। एडिशन फॉर्म में है मतलब log m प्लस log n का क्या फॉर्मूला होता है, log m एंड n। प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में तो वही यहाँ पे आएगा log y+3 विच इज इक्वल्स टू log x+4 का स्क्वायर एंड ये मल्टीप्लिकेशन में c एज इट इज़।
यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच रहा है हमारे पास y+3 विच इज इक्वल्स टू सी x+4 का स्क्वायर। ये हमारी क्या होगी इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 जो हमारी फाइनल इक्वेशन आई है इसमें हम पुट करेंगे जो हमको गिवन पॉइंट्स दिए गए थे, क्या थे -2 एंड 1। तो देखिए x की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं y की जगह पे क्या आएगा 1+3 विच इज इक्वल्स टू सी। x की क्या वैल्यू है -2 + 4 का स्क्वायर। तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2। 2 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 4 और 3 + 1 इज 4। अब आप लोग देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल किधर जाएगा तो c इक्वल्स टू 4/4। 4 से 4 कैंसिल तो c की वैल्यू क्या आ रही है 1। इस c की वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ रही है हमारे पास फाइनल जनरल सॉल्यूशन y इक्वल्स टू 1 x+4 का स्क्वायर -3। ये हमारी फाइनल जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन है। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट ना हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून बीइंग फ्लैटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट मतलब एक हमारे पास जो टाइम गिवन है वो क्या है 0 है। कांस्टेंट रेट मीन्स 0, ठीक है। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, उसकी इनिशियल जो रेडियस है वो क्या है हमारे पास 3 यूनिट है। आफ्टर 3 सेकेंड, सेकेंड टाइम हमारे पास गिवन है 3 सेकेंड का। 3 सेकेंड के बाद इट इज रेडियस इट इज़ 6 यूनिट। उसकी जो यूनिट है या फिर उसकी जो रेडियस है वो क्या हो रही है 6 हो रही है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि टाइम जो है वो एक फर्स्ट टाइम पे 0 है जिसकी इनिशियल रेडियस हमारे पास 3 यूनिट है एंड आफ्टर 3 सेकेंड उसकी यूनिट किस में चेंज हो गई 3 से 6 में, मतलब 3 यूनिट का डिफरेंस आ गया। फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर टी सेकेंड। हमको किस में फाइंड करना है टी सेकेंड्स पे रेडियस ऑफ द बलून हमको फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून विच इज इक्वल्स टू स्फेरिकल बलून मतलब स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। यहाँ पे ये तो फॉर्मूला है तो वही डायरेक्टली लिख दिया गया है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल इज dv/dt विच इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन होगा तो v का डिफरेंशिएशन इज dv/dt विच इज इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन 4/3 कांस्टेंट है बाहर, पाई भी कांस्टेंट है तो भी बाहर। अब किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है सिर्फ r³ का, तो r³ का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा 3r² dr/dt। ये जो है हमारा डिफरेंशियल फॉर्म आ गया। डिफरेंशियल फॉर्म आने के बाद आप लोग ध्यान से देखिए अब हम क्या करेंगे dv/dt ये जो इक्वेशन है इसको हम मान लेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट मानेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको कांस्टेंट की जगह पे k लिख सकते हैं। आप a या b भी लिख सकते हैं कैपिटल लेटर में, बट मैं यहाँ पे k यूज़ कर रही हूँ तो हम इसको कांस्टेंट हम क्या मान लेंगे k मान लेंगे। इसके बाद देखिए आप k इक्वल्स टू 4πr² dr/dt। अब क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म्स जो है वो इक्वल के इधर ले जाएंगे और जो वेरिएबल टर्म्स है वो एक साइड लिखेंगे जिसके कारण से क्या है हमारी अलग अलग टर्म सेपरेट हो सके। तो ये dt जो है वो इक्वल के उधर जाएगा बिकॉज ये भी इसके साथ कांस्टेंट फॉर्म में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली क्या आ रही है इक्वेशन k/4π dt विच इज इक्वल्स टू r² dr। अब यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्म आ गए हैं, वेरिएबल टर्म अलग हो गई है, कांस्टेंट टर्म अलग हो गई है। अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे इंटीग्रेट करने पे क्या आ रहा है c + k4πt बिकॉज ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो बाहर निकल जाएगी और dt बचेगा। dt जो है वो वेरिएबल है तो इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या आएगा हमारे पास t आएगा इक्वल्स टू r² का इंटीग्रेशन क्या होता है r³/3। ये इसका इंटीग्रेशन होता है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग जो ये 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में भेजते हैं तो क्या आएगा 3c + 3k/4k विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ t विच इज इक्वल्स टू r³। ये जो है हमारी क्या होगी इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। हमको क्या दिया गया था इनिशियल रेडियस दी गई थी और टाइम दिया गया था कांस्टेंट टाइम क्या था t इक्वल्स टू 0 एंड r इक्वल्स टू 3। अब ये तो दोनों वैल्यूज है ये हम किस में पुट करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद 3c + 3k/4π विथ t की वैल्यू क्या थी 0 तो इसका पूरे का पूरी वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ में। अब आप लोग ये चीज़ देखिएगा ये और ये अलग अलग है, एडिशन का साइन है इसलिए 0 का मल्टीप्लाई सिर्फ इस टर्म से होगा। 3c जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास रेडियस क्या है 3 है तो 3 का क्यूब क्या होता है 27
3c इक्वल्स टू 27। अब ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा 9, तो c की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 9 आ रही है। ठीक है, ये जो c की वैल्यू 9 है, इसी के साथ साथ हमारे पास एक और वैल्यू आएगी। अब देखिए आप लोग, टाइम जो है पहले 0 था, अब टाइम जो है वो ट्रैवल करके कितना हो गया है 3 सेकेंड्स, मतलब t इक्वल्स टू 3। एंड रेडियस जो है वो कितनी हो गई हमारे पास 6 हो गई है। इस रेडियस और टाइम को भी हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो देखिए क्या वैल्यू आ रही है, 3c माइनस 3k अपॉन 4k मल्टीप्लाई विथ 3। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे एडिशन है, प्लस माइनस नहीं है, एडिशन है। ओके, साइन का गलती से चेंज कर दिया था मैंने, यहाँ पे है प्लस 3c प्लस विच इज़ इक्वल्स टू 216। अब ये 216 जो है वो सिक्स का क्यूब है, 6 का क्यूब होता है 216। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे 3c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 3 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 9 इज़ 27 प्लस 3 जो है हमारा ये मल्टीप्लीकेशन में, बिकॉज टाइम जो है वो क्या है 3 है, तो 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड इक्वल में क्या आ रहा है 146। अब आप लोग देखिए 27 पॉजिटिव है, इक्वल किधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 216 में से 27 माइनस होगा तो क्या आएगा 189। एंड यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन विथ 3 के अपॉन 4 के एज इट इज़। अब इस 3 के से ये कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा हमारे पास 63। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3 के अपॉन 4 पाई विच इज़ इक्वल्स टू 63। ठीक है, यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ 3 के अपॉन 4 पाई एंड सी इन इक्वेशन 1। अब हमारे पास 3 के अपॉन 4 के की ये एक वैल्यू है एंड सी की एक वैल्यू है। ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो है हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में ये देखिए 3 के अपॉन 4 की वैल्यू पुट करनी है और सी की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आ रहा है 27, 3 इंटू 9 इज 27 प्लस 63t विच इज़ इक्वल्स टू आर क्यूब। तो यहाँ पे हम इसको ये जो पावर है ये इक्वल की इधर पावर में चेंज होगी तो क्या आएगी हमारी 1/3। यहाँ पे ये जो पावर पहले नॉर्मल थी इधर आएगी तो 1 पावर अपॉन में जाएगी। इतना तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी पावर मल्टीप्लिकेशन किसी भी नॉर्मल फंक्शन में होती है, अगर वो उसके इक्वल वाले फंक्शन में जाती है तो वो अपॉन में चेंज हो जाती है। तो 27 प्लस 63t विथ अ पावर 1/3 विच इज़ इक्वल्स टू आर, ये जो है हमारे फाइनल सॉल्यूशन है। अगर आप लोग यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो भी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो भी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अ ब्लैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्स्टेंटली एट द रेट ऑफ आर। आर का परसेंटेज है यहाँ पे पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में जो 100 रुपीज़ है वो इटसेल्फ डबल हो रहा है। और यहाँ पे लॉग की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, log 2 विच इज इक्वल्स टू 0.6931। तो देखिए हमको क्या गिवन है, लेट पी इज द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज R%। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है R% है। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए अमाउंट का फॉर्मूला तो हम लोग को पता है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि लेट P इज द प्रिंसिपल, हमारा P जो प्रिंसिपल है इसका मतलब इसी फॉर्म में आएगा, तो DP अपॉन DT विच इज इक्वल्स टू R अपॉन 100 विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ P। ये जो P है हमारा प्रिंसिपल है, बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया कि P जो है वो हमारा प्रिंसिपल है। अब आप लोग ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, P वाली टर्म को एक साइड लिखेंगे और R के जो वेरिएबल टर्म्स है वो एक साइड लिखेंगे। DP अपॉन P विच इज इक्वल्स टू R अपॉन 100 DT। ठीक है, ये वाला जो अपॉन में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब हमारे पास वेरिएबल टर्म और P की टर्म सेपरेट हो गई है। अब इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन करेंगे। 1/P का इंटीग्रेशन इज log P एंड R अपॉन 100, ये 1/100 जो है वो बाहर चला जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये इसके साथ में है तो R भी हमारा बाहर जाएगा, तो R अपॉन 100 ये पूरी की पूरी टर्म कॉन्स्टेंटली बाहर जाएगी। यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1, तो 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास t प्लस log c। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। इसके बाद देखिए log c जो है वो पॉजिटिव है, इक्वल किधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो log p माइनस log c विच इज इक्वल्स टू R अपॉन 100 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ t। अब ये माइनस में है तो इसका फॉर्मूला log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है log m अपॉन n, तो वही यहाँ पे हुआ है p अपॉन c विच इज इक्वल्स टू R अपॉन 100t। अब ये log है, इक्वल किधर जाएगा तो किसमें चेंज होगा एक्सपोनेंशियल में, तो p/c विच इज इक्वल्स टू e की पावर R 100 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ t। ये होगी हमारी इक्वेशन 1। तो पुट t इक्वल्स टू 0 एंड p इक्वल्स टू 100। हमको वैल्यूज गिवन थी कि p इक्वल टाइम जो है वो हमारा क्या है 0 है, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पहले कांस्टेंट टाइम जो था वो क्या था
पहले कांस्टेंट टाइम में 100 है, फिर इसके बाद डबल होता है, तब हमारा कितने टाइम में डबल होता है, 10 ईयर्स में डबल होता है। तो 10 ईयर्स में डबल होता है, इसका मतलब पहले तो टाइम जो है वो कांस्टेंट है। ये लैंग्वेज जो है कंफ्यूज कर देती है, इसलिए ये चीज़ समझिए कि वहाँ पे क्वेश्चन में हमको गिवन था कि 10 ईयर्स बाद जो 100 रुपीज़ है वो डबल हो जाएंगे। डबल हो जाएंगे मतलब वो 200 हो जाएंगे। तो इसका मतलब पहले टाइम जो था वो 0 लगा था जब 100 रुपीज़ थे, इसलिए t इक्वल्स टू 0 एंड प्रिंसिपल विच इज़ p इक्वल्स टू 100। इसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो देखिए आप लोग, p की जगह पे 100 पुट किया और यहाँ पे t की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। e की पावर 0 जो है वो क्या होती है, 1 होती है। 100/c इक्वल्स टू e की पावर 0, जहाँ पे क्या आएगा, हमारी c की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 100। इसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में c की वैल्यू पुट करेंगे, तो ओवरऑल क्या आ रहा है, p/c विच इज इक्वल्स टू e r/100 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ t। हमारे पास c की वैल्यू है, क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास 100 है, तो सी जो है हमने इक्वल किधर लाया, तो डिवाइड में था, इक्वल किधर आया तो मल्टीप्लाई में चला गया। ये हमारी इक्वेशन 2 है, इसमें हम पुट करते हैं तो p इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू है ना इक्वेशन 2 में पुट करनी है, इक्वेशन 1 में नहीं, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म आ गया है। तो यहाँ पे आप लोग सी की वैल्यू पुट कीजिए, तो p इक्वल्स टू 100 e की पावर r/100 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ t। ये जो है हमारे पास फाइनल p की इक्वेशन आई है। इसके बाद जब उसका डबल हुआ था, 100 रुपीज़ का डबल हुआ है, तब देखिए पुट t इक्वल्स टू 10, 10 जो है वो 10 ईयर्स उसने खुद ने क्वेश्चन में गिवन लिखा है, एंड p इक्वल्स टू 200। इस दो वैल्यूज़ को हमको किस में पुट करना है, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो p इक्वल्स टू 200 है, एंड x 100 जो है वो एज इट इज़ e की पावर r/100, ये भी एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, किसमें चेंजेस आ रहा है, टाइम में। टाइम क्या है हमारे पास, 10 गिवन है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 2, एंड यहाँ पे क्या है, e की पावर r10। e की पावर r10 इसलिए बिकॉज यहाँ से 1 से 10 से 10, मतलब 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास e की पावर r/10, एंड यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस e को अगर हम इक्वल किधर भेजेंगे तो क्या आएगा, log 2 विच इज इक्वल्स टू r/10। अब ये e इसलिए इधर भेजा गया है बिकॉज क्वेश्चन में हमको log 2 की वैल्यू गिवन थी, दैट्स वाई हमने e को इधर भेजा। और e को अगर हम लेफ्ट साइड भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, log में चेंज हो जाएगा, बिकॉज log को इक्वल किधर भेजते तो वो e में चेंज होता है, लेफ्ट साइड वापस उसको रिटर्न करेंगे तो वो log में चेंज होगा। ये थोड़ी थोड़ी मैथ्स की पैटर्न है इस तरीके से, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हमारे पास log 2 की वैल्यू गिवन है, क्या है, 0.693 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10। इस 10 को भी हम इधर भेज देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई किया 10 के साथ में, विच इज़ इक्वल्स टू r। तो हमारे पास फाइनल रेडियस जो है वो क्या आ रही है, r इक्वल्स टू 6.93। ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्स्टेंटली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर एंड अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिट विथ इट्स बैंक, हाउ मच विल बी वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। 10 ईयर में उसमें से कितना निकाला गया है पैसा। तो ई की पावर 0.5 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1.648। तो हमको क्या गिवन है, dp/dt विच इज़ इक्वल्स टू r/100 की पावर p। ये जो है बिल्कुल सिमिलर है 20 वाले से, तो इसलिए आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। रेट ऑफ 5% पर ईयर, उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ कि रेट ऑफ 5% पर ईयर, वही यहाँ पे गिवन में मैंने लिखा है dp/dt विच इज़ इक्वल्स टू 5/10। यहाँ पे आप लोग देखेंगे परसेंटेज कितना लिखा हुआ, रेट ऑफ 5%, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, हमारा रेट क्या आया है हमारे पास 5/100p, ठीक है। यहाँ पे r की जगह पे 5% के कारण से यहाँ पे 5 आया है। कैंसिल होंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/20 dp/, ये जो p है इक्वल किधर आएगा, dp/p विच इज इक्वल्स टू 1/20 dt। इसका इंटीग्रेशन होगा, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएंगी और इंटीग्रेशन टर्म्स अंदर रहेंगी। 1/p क्या होता है, log p विच इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या होगी 0.05, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लीकेशन में 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t प्लस log c एज इट इज़, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब ये log c जो है यहाँ पे एडिशन में इक्वल किधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, तो log p माइनस log c विच इज इक्वल्स टू 0.0t। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, माइनस के टर्म में है तो log p/c हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला log m-n के, विच इज इक्वल्स टू 0.05t। इसके बाद आप लोग देखिए, ये जो लॉग है इक्वल किधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये इक्वल किधर इसलिए जा रहा है बिकॉज हमारे पास ई की पावर 0.5 की वैल्यू गिवन है, इसलिए मैंने इस लॉग को इक्वल किधर भेजा तो क्या आ रहा है, p/c विच इज इक्वल्स टू ई की पावर 0.05t।
ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमारे पास टाइम गिवन है 0 एंड हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है 1000 रुपीज़ वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 1000। अब इसके बाद देखिए टाइम जो है वो 0 इसलिए बिकॉज उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आफ्टर द 10 ईयर्स बाद क्या उसमें कॉस्ट होगी या क्या डिपॉजिट होगा, बैंक के अंदर कितना डिपॉजिट हो चुका होगा 10 साल बाद, ये हमसे क्वेश्चन में गिवन था, पूछा गया है सॉरी। तो इसलिए हम पहले टाइम कितना मानेंगे 0, तो t इक्वल्स टू 0, प्रिंसिपल 1000 दिया ही हुआ है, इन दोनों की दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए p जो है वो क्या है 1000 अपॉन c विच इज़ इक्वल्स टू e की पावर 0.5, और यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, टी की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आएगी e की पावर 0, e की पावर 0 जो है वो क्या होती है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो c की फाइनल वैल्यू क्या आ रही है 1000। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, पुट t इक्वल्स टू 10। अब हमारे पास टाइम क्या पुट करना है 10 पुट करना है, किस में पुट करना है, वही इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे t इक्वल्स टू 10 तो देखिए क्या आ रहा है p इक्वल्स टू c e की पावर 0.05 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ t की वैल्यू क्या है 10 और c की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है क्या है 1000। सारी की सारी वैल्यू पुट करी तो देखिए p इक्वल्स टू 1000 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0.5 बिकॉज यहाँ पे 10 था, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या वैल्यू आ गई हमारी 0.5। ओवरऑल क्या आ रही है p इक्वल्स टू 1000 और यहाँ पे e की पावर 0.5 की वैल्यू क्या है 1648। 1000 किससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या आ रहा है 1648, 1648 हमारे पास फाइनल प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है। मतलब जो उसमें डिपॉजिट अमाउंट रहेगा 10 ईयर्स बाद वो कितना रहेगा 1648। आई होप ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीजेज, नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं कितने 10% इन 2 आवर्स, 2 घंटे बाद जो उसके नंबरिंग है वो इंक्रीज हो रहे हैं 10%। इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच, कितने आवर्स में हमको टाइम फाइंड करना है। इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच, जो कि हमको टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम बाद उसमें 2 लाख पैसे आ चुके हैं या 2 लाख बैक्टीरियाज आ चुके हैं, सॉरी ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया की बात की गई है पैसों की नहीं। इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया इज प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ परसेंटेज, नंबर ऑफ परसेंटेज की जो बैक्टीरिया है वो प्रपोर्शनल हो चुके हैं। तो देखिए हमको क्या क्या गिवन है, लेट बैक्टीरिया काउंट इन बी एट अ टाइम टी, हम बैक्टीरिया को काउंट करते हैं टाइम टी ट्रेवल पे। तो देखिए क्या आएगा dp/dt विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, बैक्टीरिया के। तो आप लोग देखेंगे जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो db/dt विच इज़ इक्वल्स टू k/b। यहाँ पे b इसलिए बिकॉज बैक्टीरिया की ही बात की जा रही, दैट्स वाई यहाँ पे b यूज़ हुआ है। db/dt विच इज़ इक्वल्स टू k/b। अब क्या करेंगे, हमारी कांस्टेंट टर्म्स में वेरिएबल फंक्शन अलग हो जाएगा, मतलब b वाली टर्म अलग और k के साथ में t वाली टर्म अलग। तो db/b विच इज इक्वल्स टू k dt, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/b का इंटीग्रेशन इज log b विच इज इक्वल्स टू k, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t और प्लस c जो है वो उसमें एज इट इज़ ऐड हो जाएगा बिकॉज इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म ऐड होती है। फिर log b विच इज इक्वल्स टू kt प्लस यहाँ पे c की जो वैल्यू है, यहाँ पे c की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 लाख, सॉरी यहाँ पे हमारे पास गिवन थी कि 1 लाख वैल्यू, c की जो वैल्यू है यहाँ पे साफ साफ गिवन है कि बैक्टीरिया काउंटिंग क्या थी हमारे पास 1 लाख थी, वही हमने यहाँ पे c की जगह पे पुट कर दी है। तो log b माइनस log 1 लाख विच इज इक्वल्स टू kt। अब आप लोग देखेंगे ये जो टर्म है हमारे पास log m माइनस log n बन रही है, तो log m माइनस n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, ठीक है यही फॉर्मूला होता है। तो वही यहाँ पे होगा log m अपॉन n, kt इक्वल्स टू log b अपॉन 1 लाख। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे व्हेन t इक्वल्स टू 2। पहले हमको टाइम गिवन है कितना 2 आवर्स में गिवन है कि 2 आवर्स में 10% रीच हो रही है, मतलब बढ़ रही है बैक्टीरिया की काउंटिंग। व्हेन t इक्वल्स टू 2 एंड रेडियस क्या है 10% है, पुट इन इक्वेशन 1, हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं टाइम और रेडियस। तो देखिए क्या आता है k इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पे बैक्टीरिया कितने 10% बढ़ रहे हैं, मतलब कि क्या होगा 1,10,000 बढ़ रहे हैं बिकॉज 10% की बात की गई है अपॉन में 1 लाख एज इट इज़। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है।
हमारे जो जीरो से जीरो कैंसिल आउट होंगे तो कितना बच रहा है हमारे पास k इक्वल्स टू, ये जो मल्टीप्लीकेशन में इक्वल किधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो k इक्वल्स टू 1/2 log 11/10। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। हमारे पास अब क्या आ चुकी है, k की वैल्यू आ चुकी है। पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम k की वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, kt इक्वल्स टू log b/1 लाख। यहाँ पे हम क्या करेंगे, k जो है वो इक्वल की इधर ले जाएंगे, जिसके कारण से क्या मिल जाएगा हमको, t मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको t ही तो फाइंड करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे k को इक्वल की इधर भेजेंगे, जिसके कारण से मल्टीप्लाई में है, इक्वल की इधर आएगा तो इसमें चेंज हो जाएगा डिवाइड में। तो t इक्वल्स टू log b/1 लाख विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1/k। तो देखिए हमारे पास k की वैल्यू क्या थी, log b/1 लाख, और k की वैल्यू थी यहाँ पे 1/2 log 11/10। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग सेपरेटली यहाँ पे ये पूरी टर्म लिखना चाहे वैसे भी कर सकते हैं, इसके साथ में लिख दीजिए, एक ही चीज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही साथ में अपॉन में लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बस k की वैल्यू पुट की गई है। इसके बाद आप लोग देखिए ये जो 2 है 1/2 इधर इक्वल के उधर साइड जाएगा, मतलब अपॉन के अप साइड में जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में 2 में आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। इस टाइम पे b की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 लाख है, तो यहाँ पे क्या आएगा, t इक्वल्स टू 2 log 2 lakhs अपॉन 1 लाख अपॉन log 11/10। k की वैल्यू 11/10 एज इट इज। b की जो न्यू टर्म है वो या न्यू वैल्यू है वो क्या है, 2 लाख बैक्टीरियाज की। ठीक है, पहले हमारे पास कितने बैक्टीरियाज थे, 1 लाख, उसके बाद जो इसकी इंक्रीमेंट हुई थी तो कितने बैक्टीरियाज आ गए थे, 2 लाख। उसी का हमें टाइम फाइंड करना था कि 2 लैक्स में हमारे कितने टाइम में 2 लाख बैक्टीरियाज आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखिए जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बच रहा है, सिर्फ 2। तो t इक्वल्स टू 2 log 2 अपॉन log 11/10। अब log सॉरी n log m किस में चेंज हो जाएगा, log m की पावर n। ये इसका फॉर्मूला होता है, वही यहाँ पे यूज़ होगा। ये जो बाहर पावर है, ये इसकी बाहर जो वैल्यू है वो इसकी पावर में चेंज हो जाएगी। तो t इक्वल्स टू log 2 की पावर 2 अपॉन log 11/10। ये जो है हमारा फाइनल टाइम ट्रैवल का वैल्यू आ रहा है। आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। एक बार फिर से थोड़ा अप साइड से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले तो हमने k की वैल्यू पुट की है। k की वैल्यू पुट करने के बाद जब हम इसको ऊपर साइड ले जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन में ऊपर जब जाएगा तो किसमें चेंज जाएगा, 2/1 इस तरीके से चेंज होगा, इसलिए 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ गया। इसके बाद b की जो वैल्यू थी, अगर जब नेक्स्ट टाइम, पहले टाइम पे हमारे पास क्या था, b की वैल्यू 1 लाख थी। सेकेंड टाइम जिसमें हमें टाइम ट्रैवलिंग का नहीं पता था, बट हमें बैक्टीरिया की इंक्रीमेंट या इंक्रीजिंग रेंज जो है वो बता दी कि बैक्टीरिया जो है वो 1 से 2 लाख में चेंज हो चुके हैं। बैक्टीरिया का अमाउंट 1 लाख से 2 लाख में चेंज हो गया है। तो उसमें हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम में ये चेंज हुआ है। ये हमको क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हमको बैक्टीरिया का अमाउंट तो पता था, तो इसलिए हमने यहाँ पे बी की जगह पे बैक्टीरिया का अमाउंट लिखा है, सेकेंड वाला, जो कि क्या था, 2 लाख। ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या बच रहा है, 2 log 2। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता ही है कि log m की पावर n क्या होता है, n log m, तो वही यहाँ पे अप्लाई हुआ है और हमारा फाइनल टाइम ट्रैवलिंग आ चुका है कि 2 लाख बैक्टीरिया जो है वो कितने टाइम में बढ़े हैं। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट ना हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए, द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जर्नल सॉल्यूशन हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पता करेंगे। देखिए dy/dx विच इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस वाई इज, यहाँ पे हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और जर्नल सॉल्यूशन निकालना है। dy/dx विच इज इक्वल्स टू e की पावर x विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ e की पावर y। हम इस मल्टीप्लीकेशन फॉर्म को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन वाली पावर ही लास्ट में जाके ऐड होती है अगर उनके जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो बस वही यहाँ पे किया है। इसके बाद देखिए x की टर्म अलग जाएगी, y की टर्म अलग जाएगी। यहाँ पे x की टर्म क्या है, dx है, और यहाँ पे हमारी y की टर्म क्या है, e की पावर y। मल्टीप्लिकेशन में इक्वल किधर जाएगी तो अपॉन में आएगी, और ये अपॉन में है तो इक्वल किधर मल्टीप्लाई में आएगी। वही किया है, अरेंजमेंट कर दिया। x और y को जो हमने सेपरेट लिख दिया है, सेपरेट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेट करने पे देखिए हम यहाँ पे e की पावर y जो है अपॉन में है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में या वेरिएबल फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा, e की पावर -y dy। ये जो अपॉन में पावर है, देखिए 1/e(y) है। 1/e(y) अगर ऊपर जाके लिखी जाएगी तो e की पावर -y हो जाएगा ना, बिकॉज ये अपॉन में है, दैट्स वाई इसकी पावर पॉजिटिव है। अपॉन से अप में जाएगी तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। सिमिलरली आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए,
इसके बाद क्या आएगा हमारे पास ई, जब हम यहाँ पे तो आप लोगों को पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एज इट इज़ रहता है। इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स में कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, वैल्यू एज इट इज़ आती है। दैट्स वाई यहाँ पे ई एक्स एज इट इज़ रहेगा और एक्स की टर्म में इसलिए कॉन्स्टेंट जो है वो एक्स की टर्म के साथ ऐड रहता है। और इधर साइड देखिए जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस ई की पावर माइनस वाई। ये इंटीग्रेशन तो आपको आता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली समझा दिया है। अब आप लोग देखिए सी इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास माइनस ई की पावर माइनस वाई, और ये टर्म जो पॉजिटिव है इक्वल किधर जाएगी तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, तो माइनस का ई एक्स। अब क्या करेंगे माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो सी की वैल्यू क्या आ रही है, सी इक्वल्स टू माइनस ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर एक्स। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, फाइनल जर्नल सॉल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आई हो, कोई भी डाउट ना हो, बट अगर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ ज़रूर से पूछिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बना के जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।